Hello everyone, welcome to today's lecture. In this lecture we are going to read about the Russian Revolution. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो सोशलिज़म है पूरे यूरोप के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी वो गेन कर रहा था, रशिया के अंदर भी सोशलिज़म ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी थी और किस तरीके से जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने अपने राजा को यहाँ से हटा दिया था। राजा थे रशिया के ज़ार निकोलस सेकेंड। ज़ार इज़ अ टाइटल, जैसे हिंदी में हम राजा बोलते हैं, इंग्लिश में किंग बोलते हैं, ऐसे ही रशियन में किंग को ज़ार बोला जाता है। राजा का नाम था निकोलस सेकेंड। तो इनको इनकी पोस्ट से, इनके पद से यहाँ पे हटा दिया गया था। सो देयर वर टू रिवोल्यूशंस विच हैपेंड, वन वाज इन February 1917 एंड द अदर वाज इन अक्टूबर। तो इन दोनों को कंबाइंड करके, फेब्रुवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन को कंबाइंड करके रशियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। कोई एक सिंगुलर इवेंट नहीं था, बट रादर देवर मल्टीपल स्मॉल इवेंट्स दैट लेड टू द रशियन रेवोल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि रशिया का एम्पायर कैसा था 1914 के अंदर। तो ज़ार निकोलस रूल करते थे रशिया को, और रशिया जो हम प्रेजेंट डे रशिया देखते हैं वैसा नहीं था। बहुत सारे छोटे छोटे देश इसके अंदर इंक्लूडेड थे। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से लोग रहते थे? दे वर द पीपल ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में थे। उसके अलावा यहाँ पे कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे। ओके, सो इट वाज अ मोज़ैक ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर के यहाँ पे लोग रह रहे थे। नाउ लेट अस हैव अ लुक अबाउट द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, कि रशिया की इकोनॉमी के अंदर, रशिया के अंदर किस तरीके के लोग रहते थे, क्या वो काम करते थे। सो बेसिकली यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो दो मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड थी। द फर्स्ट वन वाज इन एग्रीकल्चर एंड द सेकेंड वन वाज इन इंडस्ट्रीज़। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। 85% जो लोग थे रशिया के वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे, और जो इंडस्ट्रीज़ में लोग थे, ठीक है, सो इंडस्ट्रीज़ वो बहुत ही कम जगहों पे मिलती थी। ऐसे नहीं है कि पूरे रशिया के अंदर इक्वली इंडस्ट्रीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो बहुत ही कम जगहों पे थी। नेमली दो मेन जगह थी यहाँ पे। द फर्स्ट वन वाज सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर और मॉस्को के अंदर ये दो यहाँ के इंडस्ट्रियल सेंटर थे। तो सभी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती थी। सो लेट अस लुक एट द एग्रीकल्चरल प्रोपोर्शन ऑफ द सोसाइटी। एग्रीकल्चर के अंदर एज आई टोल्ड यू 85% लोग यहाँ के जुड़े हुए थे एग्रीकल्चर के साथ। ये सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन था, मतलब यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ के लोग करते थे? रशिया के अंदर करते थे। ये जो एम्पायर था, मतलब इस एम्पायर के लोग ज़्यादातर किस तरीके की खेती करते थे? वो मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करते थे, प्लस वो अपने लिए भी रखते थे। दे वर सेल्फ सस्टेनिंग एज वेल एज, एंड दे एक्सपोर्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स। मतलब अगर किसी को भी यूरोप के अंदर खाने की ज़रूरत है तो कौन एक्सपोर्ट करता था सारा का सारा खाना? इट वॉज द रशियन पीपल हु डिड इट। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम देखें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर 15% लोग काम करते थे रशिया के। ये कुछ ही सिटीज़ के अंदर थी, जैसे मैंने बताया था आपको, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर। यहाँ पे आपको दोनों तरीके की इंडस्ट्रीज़ मिलती हैं, लार्ज फैक्ट्री भी मिलती हैं, प्लस में यू हैव स्मॉल क्राफ्ट वर्कशॉप्स, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी है, एंड यू ऑल्सो हैव द लार्ज फैक्ट्रीज़। अब कहीं पे भी किसी भी एरिया के अंदर अगर आप फैक्ट्री वगैरह लगाते हो तो फैक्ट्री का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए आपको रेलवेज़ या फिर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। सो हियर रेलवेज़ इट डेवलप्ड। ओके, तो रेलवेज़ के साथ क्या हुआ, यहाँ पे रेलवे की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी, रेलवे से इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलप होने लगी। रेलवेज़ के बाद क्योंकि अब रशिया के अंदर इनकम ज़्यादा आ रही थी तो लोगों ने यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। मतलब दूसरे देश के जो लोग थे अब वो रशिया के अंदर पैसा भेजने लगे थे, वहाँ पे काम करना चाहते थे। एंड आफ्टर दैट जब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है तो कोल का प्रोडक्शन, जब इनके पास पैसा है इतना तो कोल का प्रोडक्शन यहाँ पे डबल हो गया। आयरन और स्टील की जो क्वांटिटी थी जो पहले यूज़ होती थी अब वो इट क्वाड्रपल्ड, मतलब इट वाज इनटू 4, 4 गुना वो बढ़ गई। मतलब काम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और जो वर्कर्स की संख्या थी, जो मैंने आपको पहले बताया था 85 और 15% होती थी, 85 इन एग्रीकल्चर, वो अब इस टाइम पे इन द 1900s वो इक्वल हो गई। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर भी इतने लोग काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इतने लोग काम कर रहे थे। सो द
चेंजेस इन इंडस्ट्रीज़ वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे थे इस टाइम पे। जो रशियन इंडस्ट्रीज़ थी वो भी प्राइवेटली ओन्ड थी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही, लेकिन क्या था, जो गवर्नमेंट थी वो सुपरवाइज़ करती थी कि यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, वर्कर्स को मिनिमम वेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हर जगह ये रूल्स फॉलो नहीं होते थे ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक चीज़ रजिस्टर नहीं होती थी, राजा को नहीं पता लगेगा कि एक छोटे से गाँव के अंदर क्या चल रहा है, तो इसीलिए रूल्स ब्रोकन भी हो जाते थे। अब जैसे कुछ जो क्राफ्ट यूनिट और स्मॉल यूनिट्स होती थी, मतलब जो जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर क्या होता था, 15-15 घंटे लोगों से काम कराया जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर, और फैक्ट्रीज़ के अंदर 10 या 12 घंटे। तो जो क्राफ्ट इंडस्ट्री थी या फिर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उनके वर्कर्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कंपेयर टू द वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज़ और द फैक्ट्रीज़। अकोमोडेशन भी उनकी ख़राब थी। अकोमोडेशन का मतलब होता है रहना, जहाँ पे आप रहते हो। तो जो ये वर्कर्स थे बहुत ही इल कंडीशन की जगह पे रहते थे, तो इनको डॉर्मेटरीज़ के अंदर रहता था। डॉर्मेटरी मतलब ये आपको इमेज जो दी गई है ये डॉर्मेटरी की है। एक बड़ा सा रूम होता है, हॉल होता है, उसके अंदर ही आप रहते हो, कोई प्राइवेसी नहीं होती है, एंड देयर आर वेरी लेस रिसोर्सेज फॉर ईच इंडिविजुअल। तो डॉर्म्स होते हैं बहुत ही बड़े कमरे, जिनके अंदर आपको सिर्फ एक बेड की सुविधा मिलती है एंड मे बी अ कबर्ड। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर इन वर्कर्स को रहना पड़ता था। सो मूविंग ऑन, द वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। वर्कर के अंदर भी डिवीज़न होती थी। तो कुछ वर्कर्स होते थे जो अच्छी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनका रुतबा अलग होता था। कुछ वर्कर्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनकी जो सोशल कंडीशन थी वो काफ़ी अलग थी। सो सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम, अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़। तो कुछ जो लोग थे वो गांव से शहर आ गए थे, शहर में बस गए थे, और कुछ जो थे वो अपने गांव के साथ ही अटैचमेंट रखते थे। वर्कर्स भी अपनी स्किल के हिसाब से डिवाइडेड थे, मतलब कौन क्या काम करता है। कोई अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम करता है तो उसका काम अलग होगा, कोई फॉर एग्जांपल इंजीनियर है तो उसका काम अलग होगा। तो इसी वजह से वो स्किल के बेसिस पे डिवाइडेड थे। जो मेटल वर्कर्स होते थे वो अपने आप को वर्कर्स के अंदर अरिस्टोक्रेट समझते थे, मतलब वर्कर्स में भी जो ये सोशल डिवीज़न थी, इसके हेड कौन थे, मतलब एक तरीके से अगर आप फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट याद करो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, तो ये अपने आप को फर्स्ट एस्टेट के लोग समझते थे कि जो मेटल वर्कर्स हैं वो अपने आप को सबसे अमीर समझते हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्यूपेशन था, जो वो काम करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड वर्कर थे वो, और उनको ट्रेनिंग चाहिए थी स्पेशल। अब इन वर्कर्स के अंदर सबसे बुरी हालत किसकी थी? इट वॉज ऑफ द विमेन वर्कर। ओके, सो विमेन वर्कर वो 31% थी, वो फैक्ट्री के अंदर काम करती थी। उनको लेबर मिलता था लेस देन मेन, मतलब एक तो उनकी संख्या कम है, फिर उनको वेजेस भी बहुत ही कम मिल रहे हैं। सो द विमेन वर्कर्स दे वर एट द बॉटम ऑफ दिस डिवीजन। सो डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। जिस हिसाब से वो कपड़े पहनते थे, जिस हिसाब से वो बोलचाल रखते थे, तो वर्कर्स को आप पहचान सकते थे उनके कपड़ों से और उनके तमीज़ से। Some workers formed association to help members in time of unemployment or financial hardship, but such associations were few. So this is a very unique feature here कि अगर मान लो किसी भी वर्कर को ज़रूरत पड़ती है पैसे की या फिर उनको सपोर्ट चाहिए, तो ये एसोसिएशन या फिर यूनियन बना के रखते थे। कुछ यूनियंस थी, लेकिन दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल इन टैकलिंग द प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय डिफरेंट वर्कर्स। सो डिस्पाइट डिवीजन, इतना सब कुछ इनके बीच में गैप होने के बावजूद ये वर्कर एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रखते थे। अब जैसे हमने डिवीजन किस तरीके की पढ़ी कि मैनर्स के अंदर उनका डिफरेंस है, वेजेस के अंदर डिफरेंस है, उसके अलावा दे इवन हैव डिफरेंसेस इन द ड्रेस कोड, किस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं। तो इन सब डिफरेंसेस के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड थे, ये एक तरीके से काम करते थे, मतलब अपने आप सबको वर्कर की नज़रों से देखते थे कि हम सभी जो हैं वो काम करते हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर एकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल एंड वर्क कंडीशन। तो अगर मान लो इन्होंने कोई स्ट्राइक कर दी कि हमारे जो काम, मान लो अगर कि हमसे काम बहुत ज़्यादा कराते हो, इन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो सभी के सभी वर्कर यूनाइट होकर स्ट्राइक करेंगे। ऐसे नहीं है कि 3-4 वर्कर काम करने के लिए चले गए, ऐसा यहाँ पे नहीं होता था। These strikes took place frequently in the textile industry during the 1896 and 1897 and in the metal industry during the 1902. तो ऐसी स्ट्राइक्स
कब होती थी? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी थी, मेटल इंडस्ट्री के अंदर भी थी, और इंडस्ट्रीज़ का आपका यहाँ पर जो सेगमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा था। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर जो है वो अर्बन एरिया का फीचर नहीं है, इट इज़ अ फीचर ऑफ द कंट्री साइड और द रूरल एरिया। तो गाँव के अंदर क्या था? पेजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, कि जितना भी ज़मीन उनको अवेलेबल होती थी वो उस पर खेती करते थे। लेकिन ज़मीन किसकी होती थी? खेती कौन कर रहा है? पेजेंट्स। लेकिन उस ज़मीन को ओन कौन कर रहा है? इट वॉज द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च विच ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। अनलाइक वर्कर्स, पेजेंट टू वर डिवाइडेड, कि भाई किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है कि भाई काम तो किसान कर रहे हैं लेकिन ज़मीन किसकी है? इन अमीर लोगों की, नोबिलिटी की है, राजा की है और चर्च की ज़मीन है। अब जैसे आपने इंडस्ट्रियल वर्कर्स देखा कि वो डिवाइडेड हैं, कोई रिच है कोई पुअर है, इस तरीके से पेजेंट्स भी डिवाइडेड थे। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजन में विश्वास रखते थे, बहुत ही धार्मिक लोग थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, लेकिन वो किसी की भी इज्जत नहीं करते थे, किसी की भी एज इन जो ये अमीर लोग थे जिनकी ये ज़मीन पे काम करते थे उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। ठीक है, नोबल्स को पावर मिलती थी, पोजीशन मिलती थी, जितना वो राजा के लिए काम करेंगे उतना नोबल्स को इज़्ज़त मिलेगी। लेकिन लोकल पॉपुलैरिटी की वजह से इनको कोई भी इज़्ज़त नहीं मिल रही है। मतलब तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है रशिया के अंदर, अगर हम देखें तो जो ये पेजेंट्स थे ये चाहते थे कि जो ये नोबल्स के पास ज़मीन है जिसके ऊपर किसान काम कर रहा है वो ज़मीन किसानों को दे दी जाए। तो इसी चक्कर में वो नोबल्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जैसे फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस के अंदर अगर आप जैसे कोई नोबल है उसकी ज़मीन पे किसान काम कर रहे हैं और उस नोबल के लिए कभी उनको लड़ना भी पड़ गया तो वो खुशी खुशी लड़ते थे। लेकिन रशिया में ऐसा कुछ नहीं है। रशिया में ये जो लोग हैं, किसान हैं, ये नोबल्स की या फिर राजा वगैरह की इज़्ज़त नहीं करते थे। ये चाहते थे कि ये ज़मीन कल्टिवेटर्स को दे दी जाए। ओके, फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई इनसे रेंट मांगने के लिए आता था तो ये उसको मर्डर कर देते थे, उनको डरा धमका देते थे क्योंकि वो इनकी इज़्ज़त करते ही नहीं थे। और 1905 में ये इंसिडेंट्स की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। मतलब बहुत ही संख्या में, अगर मान लो कोई भी आ रहा है इन पेजेंट्स के पास, गुस्से में रहते थे ये लोग और ये उनको मार देते थे, उनको डरा धमका के भगा देते थे। अब रशियन जो पेजेंट्स हैं वो कैसे डिफरेंट थे यूरोपियन पेजेंट से? सो अब मेन फीचर जो यहाँ पे है दैट इज़ कि ये लोग क्या करते थे, अब इनको छोटा छोटा लैंड दे दिया जाता था। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एंटायर पीस ऑफ लैंड और यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में इनको ज़मीन बांट दी गई है कि ये लैंड किसी का ये, किसी का ये, ऐसे ऐसे इनको डिवीज़न कर दिया गया। तो अब अगर इनको समझ में आ गया था कि अगर ये छोटे से लैंड एरिया पे काम करेंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है इनका, ठीक है, ना इनको इतना ज़्यादा रिसोर्स मिलेगा, प्लस इनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो ये क्या करते थे, इन सभी लैंड को पूल कर लेते थे। मतलब ये जो आपका छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ज़मीन दी गई है, इसको अब आप एक बड़ा सा प्लॉट मान लेते हो। सभी जो फार्मर्स हैं अपना अपना ज़मीन का टुकड़ा इकट्ठा कर लेते थे। इकट्ठा एज इन कि जो पहले आपकी डिवीज़न थी ऐसी, वो कहते थे कि भाई नहीं, अब ये कोई डिवीज़न ऐसे नहीं है, हम सभी इस पे पूरे लैंड के ऊपर काम करेंगे। तो इससे क्या होता था, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ये अच्छे से काम भी कर पाएंगे। और इस लैंड को, जो ये पूल करके लैंड को कहते थे, इसको वो कम्यून बोलते थे। ओके, इसको कम्यून या फिर मीर कहा जाता था। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन द अदर यूरोपियन पेजेंट्स एंड रशियन पेजेंट्स। जो बाकी यूरोपियन किसान थे वो अपने ज़मीन के टुकड़े पे केवल काम करते थे, लेकिन रशिया के अंदर ये सभी अपनी ज़मीनों को कंबाइन कर लेते थे। और इस कंबाइंड एरिया को क्या कहा जाता था, इसको मीर या फिर कम्यून कहा जाता था। सो दिस वॉज फॉर टुडेज़ लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सोशलिज्म इन रशिया. Till then, bye bye everyone, take care.